ठीक है, ओके, ठीक है। क्वांटम नंबर्स करेंगे। और लेक्चर नंबर 3 क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने? लेक्चर नंबर 4 होगा ये आपका, ठीक है। और देखो, अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से वो क्वांटम नंबर पे आए हुए। तो आज हमें ट्राई करते हैं कि जो जो कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज करेंगे उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज होंगे वो हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं ना, तो मैं 2023 के 2 क्वेश्चन, 2022 के, तो समझ जाना है क्वांटम नंबर से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब तुम्हारे सामने 3 क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट: A light of wavelength lambda shines on a metal surface with intensity x and the metal emits y electrons per second of every energy z. What will happen to y and z if x is doubled? Conceptual question है ये। ठीक है, साक्षी ने कर लिया है, दीपक ने भी कर लिया। दीपक बताओ इसका आंसर। मैम डी। डी। वाई डी? एक बार बता दो, एक्सप्लेन कर दो। मैम इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे लेकिन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, इसमें क्या बोला है, जो एक्स क्या है, इंटेंसिटी है ना आप लोगों की, मेटल एमिट्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ऑफ एवरेज एनर्जी जेड, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन टू वाई एंड जेड इफ एक्स इज डबल? यानी कि आप इंटेंसिटी, मतलब आप नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा डाल रहे हो, तो ठीक है ना, इस पे जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो इजेक्शन है वो ज्यादा होगा, या मैं सिंपल बोलूं, इजेक्शन भी तभी होगा जब आपका जो इंसिडेंट एनर्जी है उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा हो। तो ध्यान रखना, इंटेंसिटी को एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी से। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वाई डबल हो जाएगा, जेड सेम रहेगा। ओके, डू दिस सेकंड क्वेश्चन। Suppose that a hypothetical atom gives a red, green, blue, and violet line spectrum which jump according to figure would give off the red spectral line. ये एक डायग्राम सा बना के दिया हुआ है। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। विच जंप अकॉर्डिंग टू फिगर वुड गिव ऑफ रेड स्पेक्ट्रल लाइन? बताओ भाई, कौन से जंप से आपको मिलेगा रेड स्पेक्ट्रल लाइन? ये क्या नाम है, अर्पिता ने दिया है क्या आंसर? अर्पिता ने दिया है क्या? अच्छा अर्पिता, तुम नाम बदल बदल के आती हो भाई। डी है क्या आंसर सबका? सबका डी आ रहा है क्या? साक्षी? यस यस मैम, मैम मिनिमम मुझे एनर्जी तो होगी। इसका बी लग रहा था। बी लग रहा था? मैम गलत। मिनिमम एनर्जी है तो मैक्सिमम वेवलेंथ जाएगी ना। क्या मैक्सिमम? रेड की तो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है ना। वेवलेंथ वही तो कर रहा हूँ, जैसे हाँ इसमें डिफरेंस तो मिनिमम हो जाएगा ना एनर्जी का। हाँ, तो एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी। एनर्जी का डिफरेंस किसमें मिनिमम है सबसे ज्यादा? हटा दो ये 1 वाले, तो 3 और 2 वाला होगा, फिर 3 to 2 होगा। जो मैंने तुम्हें रैंक बूस्टर एमसीक्यूज दिए थे उसमें वहां पे वॉयलेट वाली स्पेक्ट्रल लाइन थी, ठीक है। और ये तुम्हारी रेड वाली लाइन है, रटना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करो। गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाओ फटाफट, थोड़ा टाइम पे ज्वाइन क्या करो बच्चों। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 इज 430.53 किलो जूल पर मोल इफ H2 बी क्यों नहीं था बच्चे? बी इधर आओ। बी कहाँ था? 2 से 1 था ना, 2 से 1 निकाल के देखना, E2 माइनस E1 निकाल के देखो, डिफरेंस ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू। अर्पिता तुमने ही तो बताया डी आंसर, है ना। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 is 430.53 kilojoule per mole. If H2 is exposed to a radiation of wavelength, the what percent of radiant energy will be converted into kinetic energy? इस वेवलेंथ की रेडिएशन डाली गई है, डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे आपका वर्क फंक्शन ही है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज। व्हाट परसेंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी? एक काम करो, उसको पहले जूल में चेंज कर लो वर्क फंक्शन को। हम्म
बताओ भाई, नहीं आ रहा क्या? अच्छा, अप्रोच बताओ, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। आप लोग मुझे अप्रोच मैम बता दीजिए। हाँ वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, लो लगा दिया। अब मैम मैम एनर्जी को पहले एच बाय इसमें लैम्डा रखेंगे और फाई की वैल्यू हमें दे रखी है, उससे हमें काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, बट फिर इसको इसको ये किलो परसेंट में जूल चेंज पर कर। मोल में है, इसको जूल में हाँ कैसे करूँ चेंज? मैम इंटू 10⁻³ गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, इंटू 10⁻³ हो जाएगा इससे काम। और मैम उससे एन से डिवाइड भी करेंगे। हाँ ठीक है, समझ गए। इधर देखो, इधर देखो, अप्रोच बता रही हूँ मैं कैसे करोगे। पर मोल से पर मोल कैंसिल, आपका वर्क फंक्शन आ जाएगा जूल में। एच सी बाय लैम्डा, एच की वैल्यू पुट करो, सी पता है, लैम्डा को नैनोमीटर में से मीटर में चेंज करो। ठीक है, आपका एनर्जी जूल में आ जाएगा। दोनों को माइनस करो, काइनेटिक एनर्जी। आंसर यही होगा क्या? नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट परसेंट में आंसर। चेंज करना है। तुम्हें ये बताना है कितना कन्वर्ट हुआ, तो कैसे करते हो? फाइनल मैम कितना था? ई माइनस में ई देख लेंगे ना, ई हाँ, के हिसाब से ये कितनी आपके टोटल पास है ही, एनर्जी। पाई है, और स्टार्टिंग में कितना था वो नीचे डालोगे, इंटू 100 करके आंसर आएगा। समझ में आई ये वाली बात? यस। ठीक है, आप डायरेक्ट E-5 को माइनस करके नहीं निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, E-5 क्या हुआ? मैम काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी करके कर देंगे ना परसेंटेज में। हाँ 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 हाँ, वही। ठीक है, E-5 निकालना, डिवाइड कर देना जो भी एनर्जी तुम्हें दी है। ठीक है, और फिर आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, यस। जो एनर्जी आएगी वही रखोगे ना डिवाइड में, बताओ। हाँ प्रियांशु। हाँ मैं समझ गया, मैं वो कह रहा था काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इंटू 100 कर देंगे। यस, पहले निकाल लो ये, उसके जो भी एनर्जी आएगी तुम्हारी वो करके इंटू 100 कर देना। ठीक है अमन, उठा लो बेटा, फोन उठा लो। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 8.46%। करके देखना। ठीक है, देखो नीट में ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, बट हाँ आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। बस क्या होगा, वो तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन इजी करके दे देगा, बाकी क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा रैंक बूस्टर एमसीक्यूज वाले से ही था ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बच्चों, जो अभी ज्वाइन किए हैं, मैंने ये 3 क्वेश्चन कराए अभी तक रिवीजन असेसमेंट में। और अब जो है, ये मेरे को समझ नहीं आता ये ऊपर चेंज कैसे हो जाता है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, मैं चेंज कर दूं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ क्वांटम नंबर। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से बैठ जाना क्लास में, 8:15 तक क्लास लूंगी। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, बच्चे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ना देखने में तो बड़ी भयानक लगती है, और आपको करनी भी नहीं है। आपको मेन ध्यान रखनी है उसकी इक्वेशन। ठीक है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या होती है? कर्ली स्क्वायर बाय साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर, प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ई क्या है? टोटल एनर्जी है। ठीक है, ई क्या है? टोटल एनर्जी है। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एक्स वाई जेड 3D में लिया हुआ है हमने। ठीक है, और साई क्या है बच्चों? साई वेव फंक्शन है। साई वेव फंक्शन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मालूम है? ये आपको ज्यादा नहीं करना है, इसमें जो बता रही हूँ सिर्फ वही करके चले जाना। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है? साई स्क्वायर का। ये क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जो हमें क्या बताती है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। इसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, मैम हाँ बोलो। मैम पहले जो लिखा है कर्ली स्क्वायर वाई है क्या, वो मतलब साई है? साई, सॉरी साई, मतलब वाई, साई ही लिखा है मैंने, दिख तुम्हें वाई रहा होगा। और मैम वो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन क्या है वो? एच स्क्वायर, 8 पाई एच स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर है। मैं एक बार दोबारा रिपीट प्लैंक कांस्टेंट है वो। हाँ हाँ, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, कर्ली स्क्वायर साई डिवाइड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ठीक है।
अच्छा, और बच्चे ये ध्यान रखना है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या कहती है, इसी ने ही क्या दिया था, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, एन के लिए एल, एन क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो भी मैं बताऊंगी, एल एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो, एम क्वांटम नंबर। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी इक्वेशंस होती है, बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन होती है जहां पे आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम ये पढ़ तो लेते हैं, डी जेड स्क्वायर की डोनट शेप होती है ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड, ये सब कैसे दिखते हैं, ये हम सिर्फ अभी फिलहाल इस 11th-12th स्टैंडर्ड पे हम ये देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये दिखती ऑर्बिटल्स है, ये ऐसे बनती कैसे हैं, कौन से एंगल पे बनती हैं, ये सारी किसने, स्क्रोडिंजर भैया जी ने बता करी थी ये सारी चीजें प्रूव। ठीक है, ये आप अपने मास्टर्स में पढ़ते हो, अगर आप लोग केमिस्ट्री ऑप्ट करते हो, उससे पहले आपको नहीं पढ़ना, ना ही आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना और ना ही आपको 11th-12th में पढ़ना है। बस ये ध्यान रखना, ये एन के बारे में, एल के बारे में, एम के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन एस के बारे में ये नहीं देता है। ठीक है जी, स्पिन क्वांटम नंबर जो आपका होता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आप लोगों को इक्वेशन ध्यान रखनी है। आ सकता है कि बताओ भाई इसमें से कौन सी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसी में ही वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में। अब हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन का क्या पता लगाना चाहते हैं, उसका घर पता लगाना चाहते हैं कि वो कौन से घर में रहता है। ठीक है, उसका कंप्लीट एड्रेस पता लगाना चाहते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की टर्म्स में बोलूं तो मैं सारी इंफॉर्मेशन पता लगाना चाहती हूँ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो मुझे 4 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी, मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा जो शेल के बारे में बताता है, मुझे एजिमुथल क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा बच्चों, जो कि सबशेल बताता है, शेप के बारे में बताता है, मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता करना पड़ेगा जो कि ऑर्बिटल बताता है, और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर जो है हमें पढ़ना है, अगर आप चाहते हो पता लगाना कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, कौन सी ऑर्बिटल में है, और क्या स्पिन है। ठीक है, कैसे घूम रहा है वो। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं दिखाने जा रही हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। तो ये शेल के बारे में बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, ठीक है, सेकंड शेल में प्रेजेंट है। अगर एन की वैल्यू 1 है, जैसे आप पढ़ते हो KLMN, है ना, n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो n क्या बताता है आपको, शेल नंबर बताता है ना, याद करो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बोलते थे कि एन हमें हाईएस्ट वैल्यू, एन हमें क्या बताता है बच्चों, पीरियड नंबर बताता है। और क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी डिटरमाइन कर देगा। कैसे, याद करो, ये फॉर्मूला किया था हमने -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमें एवरेज डिस्टेंस भी बता देगा, बताएगा ना, रेडियस 0.2529 Z²/n। ये देखो किस में था, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में था। ठीक है, ये चीज हमें बता, वेलोसिटी भी बता देगा 2.8 इंटू 10⁻⁶ Z/n। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सब डिटरमाइन वो करता है। ठीक है जी, तो दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस इन विच प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है जी, देखो इधर। ठीक है, और बच्चे और ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम क्या था, mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो अगर n की वैल्यू मालूम हो तो हम एंगुलर मोमेंटम भी क्या कर लेंगे बच्चों, पता लगा देंगे। हाँ दीपक बोलो। मैम रेडियस में n²/z आएगा ना? अच्छा ओके, मैंने गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी, n²/z। ठीक है, गलती मत कर देना ये। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल के बारे में बता रहा है, वो ऑर्बिट के बारे में बता रहा है, एनर्जी के बारे में बता रहा है। फॉर्मूले फिर याद कर लो फटाफट, Z²/n², प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, Rn 0.529 n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग में, वेलोसिटी 2.18 मीटर इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, तो अगर हमें n की वैल्यू पता हो तो हम ये वाली चीजें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और एक और चीज ध्यान रखना, nth ऑर्बिट के लिए नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी, n नंबर ऑफ वेव्स ही होंगी। ठीक है, n नंबर ऑफ वेव्स लिख देती हूँ मैं, जनरेटेड। लिख ली सारी चीजें अपनी नोटबुक में सबने, अगर लिख रखी है ऑलरेडी तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है मैम, हाँ बोलो। मैम ये nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स रिलेटेड, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी वही उसका ऑर्बिट नंबर भी होगा।
ठीक है, अगर मान लो नंबर ऑफ वेज आपकी 4 है तो मतलब वो कौन सी ऑर्बिट में होगा, 4th ऑर्बिट में होगा, n की वैल्यू 4 होगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप और क्या बोलते हो, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, रिवाइज करते जाओ, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हो। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, एल से, स्मॉल एल से। क्या क्या बताता है ये हमें, सबशेल के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कौन सी शेल में है वो प्रेजेंट, 1 2 3। ठीक है, अब वो बताता है कि शेल में भी सब शेल है। ठीक है, अब जैसे हमें पता है ना, ये हमें ये तो पता है कि ये इस सिटी में रहता है, लेकिन कौन सी कॉलोनी में रहता है ये भी हमें पता करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही है, सब शेल के बारे में बताता है एल, सब शेल के बारे में बताता है कौन सी सब शेल में है, शेप के बारे में बताता है, शेप कैसे क्या बोलते हैं, इट ऑल्सो डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि पी की क्या है आपकी, बताओ, डंबल, डी की डबल डंबल। ठीक है, डबल डबल। ठीक है, जिसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एल की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है ये आप ध्यान रखना, 0 to n-1, 0 to n-1। ठीक है, देखिए अगर एल की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी सबशेल होंगी, एस, पी, ई, एफ। ठीक है, बताओ। ठीक है, यस। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जो n होगा, लिख देती हूं मैं, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ सबशेल के। ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल के। अगर मैं बोलूं n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर मैं बोलूं n इज इक्वल टू 2 है, तो नंबर ऑफ सबशेल भी कितनी होंगी इसमें, 2 नंबर ऑफ सबशेल होंगी इसमें 2। कौन कौन सी, 0 1 0 और 1 है, 0 और 1, और 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, 2s और 2p। ठीक है, ऐसे ही l की वैल्यू मैं पूछ रही हूँ सबशेल कौन सी होगी, l की वैल्यू मत बताओ मेरे को। अगर नंबर n की वैल्यू 3 होगी तो नंबर ऑफ सबशेल 3 होंगे, 3 होंगी। कौन कौन सी, 3s 3p, 3p 3d यस, 3p 3d। l की वैल्यू 0, n की वैल्यू इसके लिए क्या है, 3 दिख रहा है, l की वैल्यू 1, और l की वैल्यू इसके लिए 2 दिख रहा है आप लोगों को। तो यानी कि सिंपल सी बात मैंने क्या बोल दी, कि यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। क्लियर है ये वाली बात, यस। ठीक है जी, ओके, आगे चलें। एक मिनट देखो, और कुछ बताना है, यस यस। इसके बाद है बच्चे, एक इंपॉर्टेंट लिखो, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यानी कि जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जिसको आप सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोलते हो, इसको आप ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हो। क्यों, क्योंकि हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। क्या फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम का, सॉरी क्वांटम 2l+1 मोमेंटम, सॉरी एक मिनट रुको बच्चे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हाँ जी, हाँ क्या कह रहे थे, कौन बता रहा था मुझे, यस मैम हाँ हाँ बोलो, इसी को h/2 pi root l/l+1 रूट अंडर रूट में l इंटू l+1 h/2 पाई। इसकी जगह एग्जामिनर आपको h कट भी लिख के दे सकता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, मुझे लग रहा है 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। l क्या है आपकी, अगर s की वैल्यू है, अगर वो s सबशेल के लिए पूछ रहा है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है बच्चों। ठीक है, अगर मैं बोलूं l की वैल्यू 1 है, तो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। 0 ही होगा। अच्छा, वेरी गुड। एल की वैल्यू अगर 1 है तो 0 होगा, नहीं 0 1 होगा तो मैम 1 √2 h/2 पाई। ठीक है, क्या होगा, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, कितना होगा, h/2 बाहर है, हाँ अंडर रूट में नहीं है, h/2 अंडर रूट में सिर्फ l इंटू l+1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, √2 h कट हो जाएगा, या यू कैन ऑल्सो राइट इट एज h/2 क्योंकि h कट क्या होता है, h/2 होता है, ऐसे ही तुम निकाल सकते हो, समझे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि अभी तक हमने क्या देखा कि एन हमें शेल के बारे में बताता है, ठीक है, एल हमें शेल और शेप के बारे में बताता है। शेप में आगे चल के बताने वाली हूँ आपको, शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैसे दिखते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो साथ करेंगे। अब एम आ गया, एम क्या बताता है? एम हमें बताता है डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ पर्टिकुलर सबशेल, ठीक है। इन ओरिएंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एम की वैल्यू कहां से कहां? -L to +L, ठीक है। और अगर तुम्हें ऑर्बिटल्स निकालने हो तो फॉर्मूला क्या है? 2l+1, 2l+1। नीट 2023 का क्वेश्चन था ये, नीट 2023 का क्वेश्चन था। बस इसको क्या कर दिया? घुमा के दे दिया था उन्होंने, रीअरेंज करके दे दिया था, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारी एल की वैल्यू क्या है? 1 है, चलो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखना 1 हो जाएगी। या मैं सिंपल अगर बोलूं इसको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी अगर एल की वैल्यू 0 है तो? देखो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमें पता है एस की क्या होती है? एक ही ऑर्बिटल होती है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो कितनी हो जाएगी? 2 × 1+1 कितनी हो जाएगी? बताओ। 3 हो जाएगी। अरे 5 कहाँ से हो जाएगी? 3, ठीक है, तो 3 हो जाएगी। और हमें पता है पी के लिए कितनी है ऑर्बिटल? 3 होती हैं। अगर मैं एल की वैल्यू 2 ले लूं, यानी कि डी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना। हाँ बेटा बोलो। m = 2l+1 क्या है? ये m है तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि ऑर्बिटल्स को बताता है। और अगर आपके पास l की वैल्यू गिवन है तो आप बता सकते हो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है पर्टिकुलर सबशेल में, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास p सबशेल है तो p में ऑर्बिटल कितने हैं? 3 हैं। 3। हाँ क्या नाम है? अर्पिता बोलो बेटा। मैम जैसे इसमें एल की वैल्यू हमने 0 ली तो हमें पता मतलब हमने इस वाले फॉर्मूला से निकाला m = 2l+1, लेकिन अगर हम दूसरे वाले से देखें -L2 + L तो उससे कैसे निकलेगा? m की ये सारी क्या है बेटा? ms वैल्यूज है ये सारी। जैसे l की वैल्यू अगर मान लो तुम्हारे पास 1 है, ठीक है, तो 1 -L2 + L क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो l की वैल्यू 0 है तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है m की 0, ठीक है। अगर मैं बात करूं l की वैल्यू 2 है तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी? -2, 2 + 2 चलोगी, -2 + 2 0, 5 वैल्यूज, -1 + 1। और हम यही तो कहते हैं कि जो सॉरी जो आपकी s ऑर्बिटल है उसके लिए ms की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। और p के लिए क्या है? +1 है, 0 है, -1 है। d के लिए हम क्या बोलते हैं? +2 है, -1 है, 0 है, -1 है, -2 है, लाइक, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है? डोंट बी कंफ्यूज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो अगर तुम्हारे पास एल की वैल्यू गिवन है तो तुम उसकी बता सकते हो कि उस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। अब ऑर्बिटल्स उनको वैल्यूज भी असाइन होंगी तो -L2 + L होती है, ठीक है। इतना हो गया। देखो अब यहाँ पे एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाती हूँ। यहाँ पे लिखो लिखो बच्चे सारे, मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, लिखो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n। अगर तुम्हें n की वैल्यू दे रखी, n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इससे तुम क्या क्या बता सकते हो? मैम इससे हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सबशेल, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? नंबर ऑफ सबशेल n के बराबर होगा। क्या मैम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कितना होता है उसका? n² होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास n = 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहले तो चलो 1 बाय 1 चलते हैं। n की वैल्यू 2 है तो सबशेल 2s हो जाएगी और 2p हो जाएगी, ठीक है। ऑर्बिटल 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर कोई पूछे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं, अगर तुम्हारे पास n की वैल्यू गिवन है तो क्या होता है? वो 2n का स्क्वायर होता है। तो 2 का n का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 4, 2 8, देखना p में 6 और 2 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। ये कब है? जब तुम्हारे पास अगर n की वैल्यू गिवन है। अगर मैम हमारे पास l की वैल्यू गिवन हो तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं। उससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? 2l+1। मैम अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं?
2 इंटू 2l प्लस 1, या आप इसको ये भी लिख सकते हो 4l प्लस 2। बताओ हाँ या ना, निकाल के देख लो बेशक। अगर l की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 है, px py pz। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, l की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा 4 1 प्लस 2 yes 6 इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फिल। क्लियर हो गए? तो ये फॉर्मूले जो है आप लोगों को पता होने चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अभी पिछली बार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आ गया और अब यहाँ से भी आ सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है जी। अगर मैं बोलूं मैम एल की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 3 के लिए कौन सी होगी, एफ वाली ऑर्बिटल होगी, कितने होंगे उसमें 7 होंगी, निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे उसमें, निकाल सकते हो 14 होंगे, सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा ml की कितनी वैल्यूज होंगी, -3 +3 0 है ना, 7 होगी। -1 +2 -2, ये सारी हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अब तुम्हें घर का ही पता करना है, कौन से घर में रहता है ये बताएगा अब स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। ठीक है, अपनी एक्सिस के अराउंड कौन सी एक्सिस में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस की +½ वैल्यू होगी, 2 ही पॉसिबल हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों तो S इज इक्वल टू -½ होगा। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे दिखाते हो ना इसको, +½ को ऐसे, -½ को ऐसे। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला है, जैसे बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का है ना, वैसे इसका भी है, √S × S+1 h कट, या यू कैन ऑल्सो राइट इट h/2π। ठीक है, S क्या है तुम्हारा, स्पिन है, कितनी दे रखी है। ठीक है, हो जाएगा। तो अभी तक क्या कर लिया तुम लोगों ने, बताओ मुझे। हाँ वैशाली, क्या कर लिया अभी तक, वैशाली बी रेडी, मैं किसी से पूछ सकती हूँ। वैशाली क्या कर लिया हमने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल नंबर, और इससे हम नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना। नंबर ऑफ सबशेल नहीं निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, शेल मैम। और ऑर्बिट नंबर पता लगा सकते हो। ठीक है प्रियांशु, हम उससे क्या पता लगा सकते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर से क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं। मैम सबशेल निकाल सकते हैं। अच्छा, और मैम शेप्स मैम शेप ऑफ द शेप ऑफ सबशेल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हैं। ठीक है, और ठीक है दीपक प्रजापति, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम क्या बता सकते हैं। मैम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता सकते हैं, वेरी गुड, या ओरिएंटेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या कहते हैं अलीशा, स्पिन क्वांटम नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं। मैम कि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखो, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, मैंने आपको बोला कि आपकी P की 3 M की वैल्यूज है ना, -1 0 और +1। तो ध्यान रखना बच्चों, जो PX PY होता है उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, लेकिन PZ की 0 होगी। इसको अपनी नोटबुक में लिखो। अगर किसी ने ये अपने फेयर नोट्स बनाते वक्त नहीं लिखा था तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। PX PY की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है और -1 भी, बट PZ की क्या होती है, 0 होती है। ऐसे ही DXY लिखो, dxy dx² -y², dyz dzx एंड dz² की 0 होती है, लिखो इसको। और इन दोनों की क्या होती है, +-2 +2 भी हो सकती है, +-2 भी हो सकती है, और इनकी लिखो +-1 +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। इसको हम नहीं बता सकते हैं कि +1 होगी या -1 होगी, बट हाँ हम श्योर है कि dz² की, किसकी क्या बोल रही है मैं, ml की वैल्यूज की बात कर रही हूँ। ठीक है, लिखिए इसको, अगर अपनी नोटबुक में नहीं लिखा हुआ था तो आप लोगों ने लिखते चलिए, एक एक चीज हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, रिवाइज करना है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो एक काम करते, क्वेश्चन करते, क्वेश्चन से तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, Which of the following orbital is the complete wave function represented by, बताओ भाई कौन सी ऑर्बिटल जो है बता रही है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है। इसको देख के क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है तुम लोगों को। मैम
इसमें ये जो 410 है ये N L और M दिया हुआ है ना, वेरी गुड। NLM यानी कि क्योंकि 4 S के बारे में ये बताता नहीं है, तो 4 हमारा हो जाएगा N और 1 हमारा L और 0 हमारा M। ठीक है, L हो जाएगा 1 और L अगर 1 है तो आपका क्या हो जाएगा 4P हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कर लो एंड देन अपना हैंड रेज करना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट भी करो। अनीशा ने कर लिया है। यस वेरी गुड। जल्द, इतना टाइम नहीं लगाना अपन को, है ना। 10 सेकेंड्स में हो जाने चाहिए ये तीनों क्वेश्चन। अनीशा आप बताओ फर्स्ट का, मतलब सेकंड जो भी लिखा हुआ है मैंने, सेकंड वाला क्वेश्चन। मैम पहले वाले का C होगा और 6B होगा 6। क्यों 6 होगा? मैम N की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू 1 है, यानी कि 3P ऑर्बिटल, और P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, सबका आंसर 6 ही आ रहा है क्या? यस मैम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव वैसे हालांकि मैंने अभी शेप बताई नहीं है बट ये तुम कर सकते हो, अपने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया। विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। बताओ जी। शिवम गुप्ता। मैम सी। वेरी गुड, सी। ठीक है, ये दोनों ऐसी ऑर्बिटल हैं, ठीक है, एक्सिस के ऊपर होती है ना ये, ठीक है, और डीजेड स्क्वायर ऐसा होता है डोनट शेप। ठीक है, चलिए उसके बाद है टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। दिया गुप्ता। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द। हाँ क्या बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर वही बता सकता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एक प्लस हाफ होगा और दूसरा माइनस हाफ, है ना, एक क्लॉकवाइज एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अरे इसके तो ऑप्शन ही गायब है, कोई बात नहीं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज, ऑप्शन को रहने दो, आप अपनी तरफ से निकाल लो। आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम बताना है, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का इन डी ऑर्बिटल। करो बच्चों। थ्योरी तो तुम सबको आती है, लेकिन मेन हमारे लिए चैलेंज होता है कि क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आप लोगों को ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पढ़ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन अगर एग्जामिनर घुमाए तो आप लोग आसानी से कर लो। करो बच्चों, हैंड रेज करो। अंजलि, अंशिका, जुनैद, मेधा, शालिनी, सुंदुस, सोनाक्षी, स्नेहा, करो भाई हैंड रेज करो। अर्पिता आंसर बताओ बेटा, क्या निकाला तुमने? √6। ओके, ट्राई करो कि अनम्यूट कर लो। ठीक है, √L इंटू L+1 H कट होता है ना, क्योंकि उसने H कट में ही पूछा आंसर, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? L की वैल्यू इसमें हम 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2+1 H कट यानी कि √6 H कट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। अभी ये सेम क्वेश्चन जेई 2022 में आया था और ये नीट में 2014 में आ चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रखी है, एन की वैल्यू 3 है, ठीक है जी, एल की वैल्यू दे रखी है, एमएल की वैल्यू 0 दे रखी है। तो इससे क्या पता चल रहा है कितनी मैक्सिमम ऑर्बिटल्स हो सकती हैं। और जो ये नीट 2013 का है वो जेई 2021 का क्वेश्चन है, जो नीट में ये पहले आ चुके हैं। करो भाई। साक्षी। मैम 3। 3 कैसे 3? मैम इसमें जो n की वैल्यू 3 दे रखी है, तो इसमें नंबर ऑफ वो जो सबसेल्स होंगे वो 3 होंगे, तो इसकी ऑर्बिटल्स भी 3 होंगी। गलत कर दिया, गलत। मैं बोलूं एक बार कुछ? हाँ प्रियांशु बताओ, मैम 1 आएगा। कैसे एक्सप्लेन करो।
मैम जैसे 3p है तो मैम इसमें ml तो 0 दे रखा है ना, तो हमारे से l हो गया तो -1 फिर 0 फिर +1, तो एक ही ऑर्बिटल के बारे में पूछा है, 0 में एक आएगी हमारी ऑर्बिटल। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही क्या बोलते हैं ना गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा है n की वैल्यू 3, ये सबको पता है। 3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, वो भी सबको पता है। वैल्यूज कितनी होती है, -1 0 और +1। इसने सिर्फ बात कर रखी है 0 की, तो कोई भी पकड़ लो, मान लो ये 0 है तो ये तो एक ऑर्बिटल है ना बच्चों। और अगर इसमें से ये पूछ लेता क्वेश्चन चेंज, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड अलोंग दिस, तो आंसर इज 2 आता। 2 होता। 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब बताना आपको ये वही, आई थिंक वही सेम पूछ लिया जो भी मैं बोल रही थी। ठीक है, अब इसमें ml की वैल्यू -1 4। मैम नहीं 2 ही होगा इसमें भी, 2 क्योंकि होगा मैम, -1 की एक ऑर्बिटल की बात हुई है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे उसमें। ठीक है, तो ऐसे वो कुछ भी घुमा सकता है। अब तुम्हें घूमना नहीं है, तुम्हें जो पता है अच्छे देखो, अच्छे से पढ़ के जाओगे तो घूमोगे नहीं। ठीक है, और इसका आंसर 1 था। ठीक है, तो बस वही करना, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला करो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसमें कुछ नहीं पूछा उसने, सिंपल से पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विद L = 3 एंड N = 4। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन बड़े फेमस हो रहे हैं। सुंदुस बताओ इसका आंसर। मैम सी। सी आएगा, सी आएगा मैम A मैं आएगा। बताऊं, ए आएगा। ए आएगा। बेटा, Oh, ये sorry. क्या पेपर में होती है, एफ ब्लॉक होगा। एफ है वो। ठीक है, 14। यहीं पे आप लोगों की रैंक 100 बहुत पीछे, एक नंबर मैटर करता है बेटा हमारे लिए। पेपर इजी आएगा, मुश्किल आया ही नहीं इसका कभी नीट का, और ना ही आएगा। तो N = 4 L = 3, यानी कि F ऑर्बिटल की बात हो रही है। लिख लो, जल्दबाजी में आंसर मत दो। F में कितनी होती हैं, अगर आप वैसे नहीं पता चलता तो ऑर्बिटल M = 2L + 1 लगा लो। ठीक है, तो 7 और 1 में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हो, तो 14। ठीक है, नेक्स्ट करो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम एटम। आपको रुबीडियम एटम की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर आपको दिया होगा बेटा। गुंजन चुप है बेटा, हिमानी, मेधा, मीनू रिस्पोंड करो क्लास में बेटा। जेबा, आप लोग तो रेगुलर बच्चे हो बेटा मेरे। दीपक, मैम सी। सी आ रहा है क्या? ठीक है, देखो इसके लिए ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, हालांकि वो वाले रूल से था। ठीक है, बट 37 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, आगे क्या होता है बताओ? 4p 4p के बाद 3D 4 है। 3d तो लिख दिया मैंने। 2 2 4 6 10 12 12 और 6 18 20 20 और 10 कितना हुआ? 36। वो लिख दिया क्या मैंने? अच्छा ठीक है, हम ऐसे कर लेना, पीरियड के अकॉर्डिंग कर लेते हैं ना। फिर कितना होगा? 5s1 होगा ना? हम फिफ्थ पीरियड के अकॉर्डिंग कर ले, मतलब पीरियड के अकॉर्डिंग हाँ कर लेना। वैसे भी कर सकते हो। नहीं, मैं तो बस बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखने आनी चाहिए, वरना आप लोगों को पता होना चाहिए लीना ने की रब से फरियाद। डायरेक्ट करो, लीना ने की रब से, रब। दो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, रुबीडियम आपका 5th पीरियड का है, और अगर आपको n की वैल्यू पता चल गई तो खत्म कहानी, खत्म। और इसके लिए ये पता होना चाहिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस ब्लॉक का है। तब भी अगर आपको ये नहीं लिखना कोई बात नहीं, अगर आपको ये पता चल गया एस ब्लॉक का है, तो एस के लिए ml की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0, और देखो एक ही ऑप्शन है ऐसे। नेक्स्ट करो, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? मैम h/, में √2π आएगा, ए ऑप्शन। p इलेक्ट्रॉन के लिए बोला मैंने, मैम पक्का? बी है, बी √3h/2π। यस मैम। यस मैम। कैसे? मैम एल की वैल्यू मैम 1 है। अंडर रूट। मैम l की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो h/, में √2π तो आएगा, √2 हाँ। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर कर। अच्छा हाँ, ठीक है ना, गलती नहीं करनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। 1 × 1 + 1 h कट,
ठीक है, h/2 और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब एग्जामिनर, क्योंकि पुराना मतलब 2012 का क्वेश्चन है, एग्जामिनर इसकी कैलकुलेशन में आपको जो है फंसा सकता है। ठीक है, मैम तो बी क्यों नहीं हो सकता? h/2। हाँ जी, मैम बी भी तो ठीक है। बी क्यों ठीक है बेटा? हाँ तो ए होगा। हाँ ठीक है, ओके। 2 को कैसे लिख सकते हो आप? √2 इंटू √2, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट करो। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एटम। 16 आ एन रहा है। स्क्वायर, एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला। एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, हो जाएगा। कौन सी होती है? 4s, 4p, 4d, 4f। 4f। होती है ना 4f या नहीं होती? होती है मैम, क्योंकि n की वैल्यू सब नंबर ऑफ सबशेल भी उतने ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं पेपर में। ठीक है, which of the following is not permissible arrangement of electrons in an atom? बताओ भाई, इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? बताओ मैम। अरीब आप बताओगे? नहीं, अरीब आप बताओगे? बी, बी ठीक बताया क्या? सही है मैम। सही है मैम। ठीक है, तो पहला क्या है? n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 3, मतलब 5f है। ठीक है, उसमें भी 0 वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद है 3d। 3d में m की वैल्यू 3 नहीं होती है, ये होती है +2, +1, 0, -1, -2, तो ये गलत है। यस, नेक्स्ट वाला करो। कोई बात नहीं अमन। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल? बताओ जी, आ रहा है क्या कुछ? मैम सेकंड ऑप्शन होगा बी। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, यस मैम, सही है। देखना, ध्यान रखना, n की वैल्यू और l की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू और l की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं, जहां पे भी आ जाए उसको तो देखते ही काटा मार दो। ठीक है, उसके बाद तुमने बोला फोर्थ वाला। फोर्थ का देखो, n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0, यानी कि 1s है, तो 1s के लिए ml की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है, 0, तो फोर्थ भी नहीं हो सकता है। उसके बाद फिफ्थ देखो, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू d है, और d के लिए ml की वैल्यू 3 पॉसिबल बच्चों नहीं है, तो इसमें से नॉट पॉसिबल ही आता है जनरली ये वाला क्वेश्चन। और हो सकता है क्या पता आगे पॉसिबल भी पूछ ले, तो बी वाला जो होगा करेक्ट, क्योंकि अभी तक जितने भी ये क्वेश्चन आए ना, हमेशा यही पूछता है इज नॉट परमिसिबल, नॉट पॉसिबल, ये तो हो सकता है आगे पॉसिबल भी पूछ ले। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऑफ बो प्रिंसिपल पे। ठीक है, देखो बेटा, जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, सबसे पहले आप पता लगाते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ, कौन सा शेल है उसका, कौन सा सब शेल है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसका स्पिन। ठीक है, वो सब करने के बाद आप करते हो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो। ठीक है, जो भी आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें क्या करते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना स्टार्ट करते हो। तो उसके लिए आपको 3 रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें से पहला है ऑफ बो रूल। ठीक है, ऑफ बो रूल क्या कहता है कि पहले लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरेगा, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल फिल करोगे। ठीक है, और यहीं पे एक आता है तुम्हारा n+l रूल, जिसको आप बोहर बरी रूल भी बोलते हो। सुना है इस रूल के बारे में आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये n+l रूल क्या डिसाइड करता है, अगर n+l की वैल्यू क्या है, कम है, तो मतलब वो एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी कम होगी, उसको आप पहले फिल करोगे। ठीक है, अगर मान लो अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, अगर सेम आ जाती है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, जो हायर वैल्यू ऑफ n है, जो हायर वैल्यू ऑफ n है, वो क्या होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, वाइस वर्सा, सॉरी, एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी, उसको पहले भरोगे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब n+l रूल के ही बेसिस पे ये सब देखो, एनर्जी का ऑर्डर लगाया हुआ है कि 1s की सबसे कम होगी, फिर 2s, फिर 2p, ये आपको याद होनी चाहिए, 3s, 3p, 4s, 3d। वैसे तो जनरली यहाँ तक काम चल जाता है, बट आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, थोड़े आपको आगे का भी याद होना चाहिए। 4p, ठीक है, 4p के बाद क्या होता है बताओ, 5s, 4d। यहाँ तक तो बेटा ध्यान ही रखना। ठीक है, और मैं एक बार बैक साइड दिखाना।
और मैं तो कहूंगी सारा ही ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर लास्ट का 1 2 2 3 नहीं मालूम है तो चलेगा, बट आपको वैसे याद कर लेने चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s के बाद पंगा पड़ता है 3d आ जाता है, ठीक है। 3d आ जाता है, क्यों आ जाता है? n+l रूल, ठीक है। फिर 4p 5s 4d, ठीक है। फिर 4d के बाद क्या आ रहा है? फिर 5p आ रहा है आप लोगों का, फिर 6s आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 4f, फिर 5d 6p 7s, ठीक है। ध्यान रखना 6s तक ध्यान रख लो, ठीक है। उसके बाद बेटा इनमें ना कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो 11th क्लास में बताया जाता था कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। इसकी 4s1 3d 5 होती है, इसकी 4s1 3d 10 होती है, ठीक है। रीजन क्या था पता है आप लोगों को? रीजन क्या था? हाँ वो तो है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब होती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। तो रीजन क्या दोगे? एग्जैक्ट रीजन, यस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाई एक्सचेंज एनर्जी होती है, या आप बोल सकते हो कि ऑर्बिटल में क्या होती है, क्योंकि ऐसा है ना ये 4s1 3d 10, ठीक है। तो रिपल्शन जो हो रही है वो कम हो रही है, कोलम्बिक रिपल्शन जिसको आप बोलते हो। तो ये दो चीजें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, हाईली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी की वजह से ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो होती है स्टेबल होती है। बेटा एक्सचेंज एनर्जी में क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा रहे हो ना, तो कितने पॉसिबल मैनर में एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज जैसे मैं बताती हूँ तुम्हें करके, 1 मिनट दो मुझे, कहाँ गया ये रहा, देखो जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है तो एनर्जी रिलीज होती है उसी को ही बोलते हैं बेटा एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा क्रोमियम की, तो क्रोमियम का क्या होता है तुम्हारे पास, वैसे तो आइडली 4s2 ये होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है ना, बताओ यहाँ चला जाता है, ठीक है। रुको 1 मिनट रुको बेटा, 1 2 3 4 और ये, ठीक है 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे भी जा सकता 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 है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है, और जितना ज्यादा एक्सचेंज करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और ज्यादा एनर्जी किसी में रिलीज होती है उतनी ही स्टेबिलिटी आती है। दिस इज द रीजन, ठीक है अर्पिता जी, ठीक है। चलो हाँ बेटा बोलो। मैम सेम एनर्जी है जैसे ऑर्बिटल्स की, तो हम जिसमें डी मतलब जो एन बड़ा है उसको बाद में फिल करेंगे। फिर से बोलो। हम सेम एनर्जी वाले वो हो गए मतलब, तो सेम n plus l सेम n plus l n+1, हाँ तो मैम उसमें जिसका n बड़ा होगा उसको पहले फिल करेंगे बाद में। ना अगर n plus l की वैल्यू सेम है, जैसे अगर मैं इसमें बात करूं कौन से वाले 3 प्लस, हाँ जैसे अगर मैं बात करूं 3d और 4p की, 3d में क्या है n plus l की वैल्यू देखना 3 plus 2 है ना, और 4d में 4p में कितना है 4 plus 1, अब दोनों में सेम आ गई, तो जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम, ओके मैम ठीक है। और जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। अब देखो ये देखो हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल यही बोलता है कि दिस रूल डील विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, दैट इज वो वाली ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, और इसी को ही हम बच्चे क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, ये किस केस में लगता है, किस केस में, जहां पे ऑर्बिटल्स क्या है डीजेनरेट है, जैसे px py pz। अगर आप चाहते हो p4 4 इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हो, और अगर आप अपना दिमाग चला रहे हो ऐसा, तो गलत। तो ये कहता है कि सब में क्या करो, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो अगर वो आपकी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी पेयरिंग होगी, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल p हो d हो f हो does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one each electron that is singly occupied। जब तक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भर दोगे तब तक पेयरिंग नहीं करवाओगे, अगर करवा दिया तो वो हुन्स रूल के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और जो ये हम n+l रूल पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, मेरे को लग रहा है इस बार क्वेश्चन आएगा। जो ये n+l रूल है वो हम किसके लिए पढ़ते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ते हैं, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, समझ रहे हो। अगर मैं बात करूं तुम्हारे हाइड्रोजन एटम की बच्चों, यहाँ पे मैं अलग से हाईलाइट कर रही हूँ उसको, इधर देखो। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें n+l रूल तो लगेगा ही नहीं। इसमें सिर्फ ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। तो इसमें 1s 2s 2p की एनर्जी सेम होती है, 3s 3p 3d की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। ऐसे ही 4s 4p 4d 4f की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो इसमें तो काहे का शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ पे कोई एनर्जी की बात नहीं होती है। मतलब जो n+l रूल के हिसाब से हम लगाते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है सिर्फ वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। क्योंकि 3 वाले की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो मैंने दिखा दिया। बट हाँ, अगर मैं बात करूंगी उनके सबशेल की, 2s 2p सेम एनर्जी, 3s 3p 3d सेम एनर्जी, 4s 4p 4d 4f सेम एनर्जी। जो हम ये बात कर रहे हैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की, हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। बच्चों ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं पोलिस एक्सक्लूजन की बात करूं, तो ये क्या बोलता है कि अगर आपने एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर दिए दोनों, तो दोनों क्या होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, पहली चीज। एक और चीज भी बोलता है वो कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो, और एक में मान लो ऐसे कर रहे हो। इसकी मान लेते हैं 4s है सपोज, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, 4। बताओ, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0, ठीक है। होगी कि नहीं होगी, बताओ। यस मैम। यस मैम। इनकी इसको ऐसे लेती हूँ मैं, ये तो गलत लिख दिया फिर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू भी सेम है, ml की वैल्यू भी सेम है, लेकिन s की वैल्यू क्या हो जाएगी, -हाफ हो जाएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कोई 3 हो सकती है, लेकिन एक तो कोई पक्का ऐसा मिलेगा जिसकी सेम नहीं होती होगी, ठीक है। तो इसकी ये वाली डेफिनेशन भी आप लोगों को याद रखनी है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्टिंग, एक ऑर्बिटल में 2 ही घुसा दो, 2 ही इलेक्ट्रॉन डालने, उससे ज्यादा नहीं डालने। एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। These 2 electrons have the same value of 3 quantum number NLM but must have the opposite spin quantum number। अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे कर रहे हो तो क्लियर हो गई ये, देखो चीजें। यस ठीक है, तो मैंने हाँ आप लोगों को बता दिया, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। अब देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, px py pz कैसी है इनकी, डबल शेप, डम्बल शेप है, ठीक है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि px py की वैल्यू +-1 होती है, और pz की क्या होती है, 0 0 होती है, ये ध्यान रखना। डी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से दिखती है बच्चों। अगर मैं बात डबल करूं डबल की, हाँ डबल dxy dyz और dzx, ये क्या है आपके इन बिटवीन द एक्सिस है बच्चों, ठीक है। इन बिटवीन द एक्सिस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, dx² एंड dz², ये है तुम्हारी अलोंग द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है अलोंग द एक्सिस। और वैल्यू याद रखना, dz² की 0 होती है, dxy dx²-y² की +2 -2 कुछ भी हो सकती है, dyz और dzx की +1 या -1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ml की वैल्यूज तुम लोगों को मालूम है, चाहे वो फिर p हो चाहे फिर वो d हो, ठीक है। हो जाएगा, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था, वैल्यूज, ठीक है। क्वेश्चन करो, ये 2 क्वेश्चन करो। The electron identified by quantum number NLL can be placed in order of increasing energy। ऐसे ये क्वेश्चन 2019 में आया था, वो मैंने तुम्हें शायद होमवर्क में दिया, करो ये। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई क्वांटम नंबर तुम्हें दी हुई है एन और एल की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखना। करो बच्चों, सबसे इजी टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक है। 4th आ रहा है क्या मैम? थर्ड है, थर्ड। एक बार मैं करती हूँ, 3 + 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 0 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो 5 वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ए वाले की होगी ना फिर तो ज्यादा। मैम थर्ड सबसे कम देख लो ना, मैम डी की है। थर्ड होगा। कोई नहीं, मैं आगे से देख लेती हूँ ना ज्यादा वाले की, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों की 5 है, तो एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी फिर सी वाले की आ जाएगी। और सबसे कम किसकी दिख रही है तुम लोगों को, देखो दोनों की 4 है, लेकिन एन की वैल्यू कम तो एनर्जी भी कम, फिर भी। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी। अर्पिता क्या हो गया, ठीक है 3 होगा बेटा, ठीक है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो डी बी सी ए वाले की सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, द ऑर्डर ऑफ, वही सेम क्वेश्चन, ऐसे ही सेम 19 में आया था तुम्हारे नीट में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। डन मैम। क्या आ रहा है? सेकंड। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट की एनर्जी सबसे ज्यादा है क्या? 6 है इसकी, हाँ यही सबसे ज्यादा। आई थिंक एक ही ऑप्शन, अच्छा थर्ड, फिर इन्होंने दिया थर्ड। थर्ड में देखो 5 है, ये भी 5 है, लेकिन जिसके एन की वैल्यू ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा, तो थर्ड पहले, फिर सेकंड, लास्ट में फोर्थ। यही आ रहा है सबका? यस मैम। ठीक है। उसके बाद बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं कराने वाली हूँ ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से। नोड का कॉन्सेप्ट। नोड क्या बोलते हो आप? वेयर प्रोबेबिलिटी और फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और बच्चे न्यूक्लियस को नोड कंसिडर नहीं करना है, एंड इनफाइनाइट को भी नोड कंसिडर आप लोगों को नहीं करना है। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, न्यूक्लियस को नोड बोल देते हैं, नहीं बोलना है। न्यूक्लियस एंड इनफाइनाइट नोड में कंसिडर आपको नहीं करना है। तो बच्चे सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी पी। देखो एस तो स्फेरिकल है, उसमें तो कितना होगा बताओ? उसमें तो हर जगह से इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, बताओ। स्फेरिकल होता है ना उसका शेप, यस मैम। है ना, हर जगह पे मिलने की प्रोबेबिलिटी है। मैं बात करूंगी पी वाली ऑर्बिटल से। अगर मैं पी वाली ऑर्बिटल से बात करूं बच्चे, तो देखो कितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने नोड। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं नोडल प्लेन की, देखो अभी मैं आपको फॉर्मूले बताने वाली हूँ नोडल प्लेन के, रेडियल नोड के, टोटल नोड्स के। सबसे पहले आप लोग नोडल प्लेन देख लो। नोडल प्लेन क्या है? जहाँ पे भी वेव फंक्शन चेंज होगा वहां पे नोड आएगा। तो यानी कि जहां से आपको ये प्लेन पास होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। यानी कि मैंने एक चीज लिख दी, अपनी नोटबुक में लिखो कि पी की अगर मैं बात करूं, फिर चाहे वो पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, कितने नोडल प्लेन है उसमें? एक है। कितने हैं? एक है। लिखो इसको सबको, एक नोडल प्लेन होगा। फिर मैं सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे लिखवाऊंगी, एक नोडल प्लेन है। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? ऐसे होता है ना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। उसके बाद है डी में। डी में क्या है दिख रहा है आप लोगों को? डी एक्स वाई हो, डी एक्स जेड हो, डी वाई जेड हो, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर हो। कितने नोडल प्लेन है? 2 नोडल प्लेन है। 2। 2 2 2 2। क्या मैम डी जेड स्क्वायर में है नोडल प्लेन? आंसर इज नो। डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन नहीं है, कोनिकल वो है। क्या बोलते हैं उसको? कोनिकल प्लेन, नो नोडल प्लेन। ध्यान रखना, डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन नहीं होते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा इतना। चलो अब मैम नोडल प्लेन, हाँ फिर बोलो। मैम नोडल प्लेन जो यहाँ से काटते हुए जा रही है बट ये कॉनिकल प्लेन है, नोडल प्लेन नहीं है। ये है नोडल प्लेन। ये जो आपको मैंने ये शीशे से आपको ऐसा मिरर की तरह दिखाई दे रहा होगा, ये प्लेन डाल रखे हैं मैंने, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ से जो है कहाँ कहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। देख पा रहे हो? क्योंकि आप ऐसे बनाते हैं ना डी, ये देखो ऐसे बनाते हैं ना बेटा, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो जहां पे वेव फंक्शन चेंज हो रहा है वहीं पे नोड आता है। एक तो ये रहा और एक ये रहा। ओके मैम ये कोनिकल प्लेन है। हाँ ये DZ डीजेड स्क्वायर वाला कॉनिकल प्लेन है तुम्हारा। ठीक है जी, चलिए आइए इधर। अब ये देखो ये ग्राफ, अगर तुमने एनएमसी का सिलेबस देखा, इस बार उसने प्रॉपर हाईलाइट किया हुआ है कि आपको ग्राफ करने हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसका मतलब मुझे तो 100 क्या 200% इंट्यूशन आ रही है। उसने मेंशन करके दिया ना रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो वो देगा। तो मैं इसको आराम से समझाऊंगी, अपा को टाइम लेते हैं क्योंकि लास्ट टॉपिक है बच्चों। सबसे पहले तो तुम यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख लो, जो जो मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ। ठीक है, कॉनिकल प्लेन में, हाँ कॉनिकल प्लेन में नहीं, कॉनिकल प्लेन, अरे इधर देखो ना, यहाँ पे ये जो कॉनिकल प्लेन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ है ना इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो ये देखो इसके नीचे ही दिखाई दे रहा होगा जो ये लोब्स हैं, यहीं पे तो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे, यहाँ थोड़ी ना। ठीक है जी, नहीं होती।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ फॉर्मूलाज लिखो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसलिए कोई आपसे पूछे dz स्क्वायर में नोडल प्लेन है तो आंसर इज नो। तो पहले लिखो बच्चे टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 लिखो, n-1, n क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, लिख लेना फिर बाद में भूल जाओगे कि मैम ये n क्या था, ठीक है, n-1, ठीक है। उसके बाद लिखो रेडियल नोड्स, उसके बाद लिखो रेडियल नोड्स, स्फेरिकल नोड्स या नोडल सरफेस, लिखो रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स या लिखो स्फेरिकल नोड्स या लिखो नोडल सरफेस। तीनों का एक ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है मैम, n-l-1 लिखो, n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज योर एजुमिथल और -1, ठीक है। उसके बाद लिखो एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन, नोडल प्लेन वो किसके बराबर होता है, l की वैल्यू के बराबर होता है, लेकिन ध्यान रखना dz स्क्वायर में नोडल प्लेन नहीं है, कॉनिकल प्लेन है, ठीक है। लिख लो ये इसको, जैसे एग्जांपल भी लिख सकते हो 3D का, तुम कुछ भी बता दो इसमें, टोटल नंबर ऑफ नोड्स बता दो n-1, 3 - 1 2, रेडियल नोड्स बता दो 3 - 2 - 1 0, है ना, एंगुलर नोड्स बता दो 2। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो तुम्हारे फॉर्मूले हैं जो तुम्हें टिप्स पे रट्टे होने चाहिए तीनों के तीनों। अब देखो ये कर्व क्या बताता है बेटा, ध्यान से देखना, मैं इसको अपने तरीके से समझाऊंगी। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपकी पी वाली ऑर्बिटल की, ठीक है, ये तुम्हारे पी वाले कर्व हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं बात करूं, एक काम करती हूँ, अलग पेज है क्या, नहीं है, देखो बेटा अगर मैं बात करूं एस वाले ऑर्बिटल की, तुम्हें पता है जो एस का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, तुम्हें यहाँ से दिख रहा है, तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा, ये एस वाले के लिए बने हुए हैं, ठीक है। अब ये साई क्या है तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, साई क्या है प्रोबेबिलिटी, और आर क्या है तुम्हारा डिस्टेंस। तो तुम्हें इनके बीच में क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तुम टेंशन मत लो, क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं अभी बता दूंगी, ठीक है। अच्छा बेटा एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल होता है तो हर जगह प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की मिलने की, मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे आर तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं क्या करती हूँ, एस वाली में ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। क्यों ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और इसमें हर जगह मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है कुछ ना कुछ। तो जो एस वाले का कर्व है वो मैं हमेशा क्या करूंगी, ऊपर से स्टार्ट करूंगी। जैसे देखो 1s, यहाँ 1s में मुझे चेक करके बताओ क्या कोई नोड प्रेजेंट होती है बच्चों, 1s में क्या कोई नोड प्रेजेंट होती है, n-l-1 करके बताओ, या तो करके बताओ, n-l-1 टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला नहीं होती, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नोड नहीं है बच्चों, यहाँ पे रुको मैं एक बार रेड कलर से, कोई नोड नहीं है, चेक करके बताओ कि 2s में कितनी नोड होती है, 1 होती है। तो देखो ये टच करने का मतलब क्या है, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। 3s में पता करके बताओ कितनी नोड होंगी, रेडियल सॉरी टोटल नंबर ऑफ नोड्स 2, 1 2, ये देखो 2 कट किया। 2 कट करने का क्या मतलब है बच्चों, कि यहाँ पे 2 ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। अब आपको क्या कर सकते हैं, आपको ग्राफ बना के दे सकते हैं और आपसे पूछेंगे बताओ भाई ये किसका ग्राफ है, 1s का है, 2s का है, 3s का है, 3p का है, किसका है, ठीक है। तो ये देखो ना, जैसे जैसे आर, जैसे देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम। तो ये देखो ग्राफ ऐसे ऐसा छुटकू सा आ रहा है, देख पा रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करती हूँ एस वाले के रेडियल कर्व्स की बात करती हूँ, तो वो कहाँ से चालू होगा, कहाँ से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा। अगर बेटा मैं साई स्क्वायर की बात करूं, क्योंकि साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, साई आपका सिंपल वेव फंक्शन है, तो अगर मैं साई स्क्वायर की बात करूंगी तो वहां पे क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, क्योंकि अब आप स्क्वायर कर रहे हो। तो देखो ये ग्राफ क्या होगा, अब नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव एक्सिस में नहीं जाएगा, ये देखो ऐसे आएगा, 1 नोड 2 नोड, कैन यू सी दैट, यस मैम, नोड दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे देखो
मास डेंसिटी तुम्हारी होती है मास बाय वॉल्यूम। इधर देखो, अगर मैं मास डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास मास आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि साई स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो ये क्या है, इधर देखो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर साई। ठीक है, तो ध्यान रखना। इधर देखो, मैं एक बार बनाती हूँ, इधर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा सही से, रुको ध्यान से देखना जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि पी का कौन सा बनेगा। इधर देखो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर साई स्क्वायर, ठीक है, वर्सेस आर। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इसके इक्वेशन में ही आर आ रहा है। बोलो। यस मैम। और जब आर कम होगा यानी कि डिस्टेंस जब बहुत कम है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो ये सारे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगे, देखो ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, देख पा रहे हो। और जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो क्या होगा, आर की वैल्यू बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी। और ये देखो, ये देखो, ये वाले देखो कैसे दिख रहे हैं आपको, मैक्सिमा दिख रहे हैं जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, देखो बच्चे, आपको क्या दिख रहा है इधर, ऐसे ग्राफ दिख रहा है, ये देखो, यस ये क्या है, डिस्टेंस है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, जहां पे, ठीक है, न्यूक्लियस से जो आप डिस्टेंस ले रहे हो, जहां पे क्या कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, और इसलिए ये वैल्यू बढ़ रही है। तो इसलिए देखो, जो ये हम्प है, जो ये कर्व में ऊंचाई आ रही है, वो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, हाइट जो दिखा रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे दिखा भी रहा है, हाइट ऑफ ग्राफ इंडिकेट डेंसिटी ऑफ डॉट्स एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस बच्चों। ठीक है, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी की नेगेटिव वैल्यू कहाँ है, कहाँ है, 2s में और 3s में नीचे जा रहा है ना। यहाँ पे ना, यस मैम। तो वो साई है ना बच्चे, अगर आप साई स्क्वायर लोगे तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वेव फंक्शन चेंज हो रहा है ना, प्लस माइनस, और जहाँ पे वेव फंक्शन चेंज होता है वहां नोड आती है बेटा। ठीक है, अगर उसका स्क्वायर कर दोगे तो ग्राफ इसकी तरह से आ जाएगा, ये है आपका एस वाले का। तो यानी कि आपने क्या सीखा, अगर मैं साई या साई स्क्वायर की बात करूं तो एस वाले ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होंगे। अगर मैं बात करूं उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। अगर मैं बेटा पी की बात करूं तो पी के देखो सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि पी का कैसी शक्ल होती है, ऐसे, वो तो स्टार्ट ही किससे हो रहा है, जहां पे डंबल। प्रोबेबिलिटी 0 है बच्चा। ठीक है, तो ये देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, निकाल के देख लो, नोड निकाल के देख लो। ठीक है, 3p में कितने नोड होंगे निकालना, टोटल नोड कितने होंगे, 3 माइनस 1 एक नोड होगा। ठीक है, ये देखो 4p में निकाल के देखो, 4 माइनस 1 3 माइनस 1 2, ये देखो 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, ग्राफ बना के दे सकते हैं, आपको बताना है ये कौन सा है, 4s है, 3s है, 2s 2p क्या है। या तो आपको लिख के दे देंगे कि बताओ भैया 3s ये लिखा हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होगा। तो 3s में आपको क्या पहचानना है, बस ग्राफ से जहां पे भी 2 नोड दिखाई दे रही है वहां पे लगा देना। ठीक है, समझ गए। एस वाले में ऊपर से चालू होता है, 4 पाई स्क्वायर वाला ओरिजिन से चालू होता है, और पी में तो सारे ही ओरिजिन से चालू होते हैं, ये ध्यान रखना। डी वाले का आपको नहीं करना है। जैसे देखो, क्योंकि नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, उसने एनएमसी ने अभी मेंशन करके दिया है सिलेबस में, तो आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो ये वाला देखो, द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड रेडियल डिस्टेंस इज शोन बिलो दिस रिप्रेजेंट, ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी तक आया नहीं क्वेश्चन। अगर आएगा पेपर में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहचानो पहले तो ये पी वाले का है, एस वाले का है, बताओ बच्चों। हम एस वाले का है। नोड किसकी है, एक नोड चेक कर लो, एक नोड किस में आएगी, 2s में। 2s में, n माइनस l माइनस, तो 2 माइनस 0 माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना किसका, टोटल नोड्स का, रेडियल नोड्स का, और उसका एंगुलर नोड्स का, ये याद रखना। ठीक है, यस मैम। ओके, ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, एक मिनट रुको, ये वाला समाज हो गया। हाँ, तुम्हारा पूरा क्वांटम नंबर मैंने कवर करवा दिया है। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स बताने आप लोगों को किसमें होंगे।
Yes, I have covered all the important points. मैम बताऊं? बोलो। मैम 4F 4F है 3, हाँ डायरेक्ट आ रहा है। तो टोटल नोट्स का फॉर्मूला n-1 होता है, ठीक है। अच्छा, और ये भी ध्यान रखना, वैसे तो ये तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी 12th में, मैग्नेटिक बिहेवियर तुम लोगों को मालूम है ना, पैरा और डाया, है ना। यस मैम, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग। ये आप वैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ते हो, बट तुम तो इसमें मास्टर हो गए हो, तुम लोगों को पता चल गया है एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सारा एक एक चीज बता दी इसमें जो तुम लोगों के लिए जरूरी था। अब तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें क्वेश्चन लगाने हैं ये वाले, ठीक है। आराम से मस्त मजे से लगाना, और अपनी जो लीव मत करना क्लास, जो भी क्लास आएगी उसमें मैं ये स्टार्ट करूंगी। इसको मैं ट्राई करूंगी कि 2 दिन में निपटा दूं, क्योंकि आप लोगों को चैप्टर इजी लगता है और इस चैप्टर में से मार्क्स गेन करना इजी रहता है एज कंपेयर टू बाकी वाले चैप्टर से, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन इजी आता है, और इजी आता है तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना, ताकि यहाँ से हमारे 8 नंबर कहीं भी ना जाए, ठीक है। क्लास होगी ना आज, इसके बाद किस चीज की है तुम लोगों की? बायो का। बायो की में भी नहीं होगी, शिवानी मैम लीव पे है, मुझे नहीं पता है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कौन सा, वो तो अलग क्लास लेनी पड़ेगी बेटा, उसमें 1.5 घंटा चाहिए मुझे, उस क्लास ले लूंगी मैं, डोंट वरी, टेंशन मतलब, तुम लोगों के लिए है वो क्लास, ठीक है। ठीक है, मुझे ना इंपॉर्टेंट चीजें बताओ। एन क्या बताता है, ठीक है, आपका एल क्या बताता है, एम क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बताता है, ठीक है। मोटी मोटी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट। मैम मैं बताऊं? मैं पूछूंगी वही बताएगा। गुंजन तुम बताओ मुझे। प्रिंसिपल, ठीक है मैम। कौन? हाँ एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैम बी वाले का नाम बोलना थोड़ा अजीब लगता है। किसका बेटा? एल का। एजीमुथल क्वांटम नंबर, या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि हमें ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में बताता है। यस बेटा, सब सही बता रहे हो। एन हमें किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट के बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है। एल हमें, फिर से सुन लो सारे, एल हमें सबशेल के बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। जबकि एल हमें क्या बताता है? ऑर्बिटल की कितनी ऑर्बिटल है सबशेल में। शेल पता चल गया, फिर सबशेल, उसमें कितनी ऑर्बिटल है ये हमें एम बता दिया। अब ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस हैं, ओरिएंटेशन की, ठीक है। ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये चीजें। ऑफ-बो रूल में n+l ध्यान रखोगे। n+l रूल में किसके लिए लगा रही हूँ? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगा रही हूँ। हाइड्रोजन एटम के केस में नहीं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ वो डिपेंड करता है एनर्जी का ऑर्डर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। 2s 2p की सेम होगी, 3s 3p 3d की सेम होगी, ध्यान रखना इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को वो वाले क्वेश्चन आने चाहिए इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और 1 2 3 क्वेश्चन और मैंने करवाए थे, ठीक है। अगर n की वैल्यू दे रखी है, l की वैल्यू दे रखी है, तो ml की मान लो कोई भी एक पकड़ा दी तुम्हें, +2 दे दी, -2 दे दी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन या कितनी ऑर्बिटल्स होंगी। नोड का कंसेप्ट, टोटल नोड्स, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, इन सबके फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। और उसके अलावा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैं बता दे रही हूँ, आएगा इस बार क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उसने स्पेशल जो है मेंशन करके दिया है तुम लोगों को। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होन्स रूल, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। ठीक है, ये होमवर्क कर लेना, मैं तुमसे कल मिलूंगी। फिर कल नहीं है ना, अपने परसों कल नहीं है मैम, परसों। तो अभी तुम्हारे पास आज का दिन है, कल का दिन है, अपना ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है कंप्लीट कर लो अच्छे से, ठीक है। हाँ,